हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज रॉय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायो कॉन्सेप्ट में। स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। और स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर 3 इवेंट्स होता है। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक होता है फर्टिलाइजेशन और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट कि ऐसे इवेंट्स जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, कितने टाइप के गैमेट होते हैं और किस तरह से गैमेट का ट्रांसफर होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर गैमेट का ट्रांसफर जिस प्रोसेस के द्वारा होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। और आज हम लोग स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा इवेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट, आप लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। ठीक है, the male and fusion of male and female gamete the fusion of male and female gamete is called the fusion of male and female gamete to form zygote is called fertilization फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को, जिसके परिणाम स्वरूप किसका फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को सिनगैमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इसको सिनगैमी भी कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड सिनगैमी। सिनगैमी मींस फ्यूजन, फ्यूजन मींस मिलना। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, जाइगोट बनता है। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मेल गैमेट की, ठीक है, अगर हम बात करें मेल गैमेट की, तो मेल गैमेट हो गया स्पर्म। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं स्पर्म, मेल गैमेट हो गया स्पर्म। और अगर हम फीमेल गैमेट को लिखें, तो फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम। फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम। तो ये रहा, तो ये मेल गैमेट हो गया और ये हो गया फीमेल गैमेट। ठीक है, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जिनका फॉर्मेशन होता था, जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस का नाम था गैमेटोजेनेसिस। और अब इसका क्या होगा स्टूडेंट, फ्यूजन। और फ्यूजन होने के बाद ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो स्पर्म है एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और ओवम जो है वो भी क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कहने का मतलब है, ये जो सेल्स हैं इनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या है, हाफ है, जो कि मियोसिस डिवीजन के बाद बनते हैं। ठीक है, तो स्पर्म और ओवम हो गया। अब इन दोनों के फ्यूजन से जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है स्टूडेंट, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। ठीक है, और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल है। कैसा सेल है, डिप्लॉयड सेल, इट इज अ डिप्लॉयड सेल। ठीक है, और ये क्या है, ये 2n है। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो जाइगोट है वो एक सिंगल सेल है। क्या है, एक सिंगल सेल। ठीक है, जो कि बनता तो दो सेल के फ्यूजन से है, एक स्पर्म सेल और एक ओवम सेल से, लेकिन बनने के बाद, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट क्या हो जाता है, सिंगल सेल हो जाता है, क्योंकि स्पर्म जो है अपने न्यूक्लियस को ओवम के अंदर ट्रांसफर कर देता है, या सेकेंडरी oocyte के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है और क्रोमोसोम का नंबर 2n हो जाता है, और फिर उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, अब आपको स्टूडेंट इसमें याद क्या रखना है कि जो जाइगोट है ये लिंक है। जाइगोट क्या है, लिंक है। कितने जनरेशन का, जाइगोट इज अ लिंक बिटवीन 2 जनरेशन। जाइगोट जो है वो 2 जनरेशन के बीच का क्या है, लिंक है। एक जो पुराना जनरेशन है और एक जो आने वाला जनरेशन है। जैसे कि इसके अंदर ये जो जाइगोट है, इससे एक नया यंग वंश प्रोड्यूस होगा, ये एक नया जनरेशन हो गया। और ये जाइगोट बना किससे, इसके पेरेंट से, मेल से और फीमेल से, तो ये ओल्ड जनरेशन हो गया। तो हम लोग इसलिए बोल सकते हैं जाइगोट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन 2 जनरेशन। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको याद भी रखना है ये चीज
कि फर्टिलाइजेशन जो है वो सबसे क्रिटिकल इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सबसे क्रिटिकल इवेंट, क्योंकि इसके होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए जो मेल है और जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है उनका सेम टाइम पे मिलना होता है, क्योंकि उनका जो लाइफ स्पैन वो फिक्स है 24 टू 48 आवर्स। तो बॉडी से निकलने के बाद उनको 24 टू 48 आवर्स के अंदर फ्यूज होना है, तभी जाके जाइगोट बनेगा, अदरवाइज जाइगोट नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन इज अ मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्रिटिकल इवेंट तो है ही, साथ ही साथ विटाल इवेंट भी है, सबसे जरूरी इवेंट भी है, क्योंकि जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्टूडेंट फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक जायगोट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, और जब तक जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक एक न्यू बेबी, यंग वंस, प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए फर्टिलाइजेशन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे क्रिटिकल इवेंट कहते हैं या सबसे विटाल इवेंट कहते हैं। बोलते हैं इस प्रोसेस के बाद जो जायगोट बनता है वो दो जनरेशन के बीच का क्या है। अब स्टूडेंट, ये जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, ये फीमेल की बॉडी के अंदर भी हो सकता है और फीमेल की बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वी क्लासिफाई फर्टिलाइजेशन इनटू टू टाइप्स। अगर फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हो रहा है, यानी फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, तो उस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और यदि फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है, किसी मीडियम में हो रहा है और जनरली वाटर मीडियम में होता है, तो उस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का कितना टाइप है, दो टाइप। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का कितना टाइप है, दो टाइप। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इसका कितना टाइप है, दो टाइप। ठीक, एक है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग अब इसके बीच में स्टूडेंट कुछ डिफरेंशिएट क्लियर कर लेते हैं, कुछ डिफरेंसेस को क्लियर कर लेते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। और हम लोग इसको किस बेसिस पर क्लासिफाई किए हैं, लोकेशन के बेसिस पर क्लासिफाई किए हैं कि कौन से लोकेशन पर फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, मीन्स फीमेल की। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इस तरफ हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इस तरफ हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल पहला। तो हम फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन occurs outside the फीमेल बॉडी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल बॉडी के बाहर, और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्टिलाइजेशन occurs inside the body of female, inside the body of female। इसके अंदर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होगा और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होगा। इसमें स्टूडेंट कीवर्ड क्या है, आउटसाइड, और इसमें कीवर्ड क्या है, इनसाइड। इसके अंदर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, अब इस दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, अब जाहिर सी बात है कि इसके अंदर एक्सटर्नल मीडियम में हो रहा है, तो फिर हम लिख लेते हैं जनरली इन वाटर। ठीक है, मेंशन भी कर देते हैं, अगर बाहर होता है तो जनरली कहाँ होता है, वाटर में होता है, जनरली इन वाटर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, जाहिर सी बात है ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, वाटर में हो रहा है, तो यहाँ पर गैमेट के फ्यूजन होने के चांसेस कम है, और यहाँ पर फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है तो यहाँ पर गैमेट के फ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा है। chances of fusion is very less। ठीक है, और इसके अंदर chances of fusion is more, chances of fusion is more। इसके अंदर फ्यूजन के चांसेस क्या है स्टूडेंट्स,
ज्यादा है और इसके अंदर फ्यूजन के चांसेस क्या है, कम है। तीसरा पॉइंट, अब जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट इसके अंदर फ्यूजन के चांसेस कम होते हैं, इसलिए इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही अपने गैमेट को वाटर में छोड़ते हैं, लेकिन इसके अंदर जनरली क्या होता है स्टूडेंट, मेल गैमेट फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपने गैमेट को इजैकुलेट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही लार्ज अमाउंट में गैमेट को रिलीज करते हैं ताकि उनके फ्यूजन के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल both release more number of gametes। ठीक है, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही बहुत ज्यादा मात्रा में गैमेट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर मेल तो लार्ज अमाउंट में रिलीज करता है, मेल जो है वो लार्ज अमाउंट में रिलीज करता है, बट फीमेल, ठीक है, फीमेल एक सिंगल ओवम को रिलीज करती है, फीमेल एक सिंगल ओवम को रिलीज करती है। अब हम लोग इसके एग्जांपल्स भी जान लेते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का स्टूडेंट एग्जांपल हो गया मैमल्स, मैमल्स, बर्ड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, एम्फीबियंस, सॉरी रेप्टाइल्स, ठीक है, एम्फीबियंस में होगा मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सब स्टूडेंट क्या है, ये सब वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मींस जो मेल है वो फीमेल की बॉडी में गैमेट को इजैकुलेट करता है और फर्टिलाइजेशन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। लेकिन अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो पाइस्केस, मछलियां, और एम्फीबियंस जैसे मेढक, ठीक है, ये सब होते हैं स्टूडेंट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को करते हैं। इसमें मेल और फीमेल जो है अपने गैमेट को वाटर में रिलीज करते हैं और उसी में फ्यूजन होता है और जायगोट भी फीमेल की बॉडी के बाहर ही होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में स्टूडेंट जो जायगोट है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है इसलिए जायगोट का फॉर्मेशन भी कहाँ होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है इसलिए जायगोट का फॉर्मेशन भी फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। और स्टूडेंट इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर चूंकि जायगोट का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर हो रहा है फीमेल की, इसलिए इनके संतान के, इनके यंग वंस के, इनके चिल्ड्रन के, इनके बेबी के सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा फर्टिलाइजेशन क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन क्यों जरूरी है, और फिर हम लोगों ने पढ़ा फर्टिलाइजेशन का टाइप, कि फर्टिलाइजेशन का कितना टाइप होता है। तो दो टाइप होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है तो इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल है। अब स्टूडेंट हम लोग कुछ एक्सेप्शन पढ़ते हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जो चाइल्ड है, जो नया बेबी है, वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो जाता है फीमेल गैमेट के। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, जो कि आपको नोट में लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सम एनिमल्स, in some animals new baby young ones produced from female gamete, ठीक है, in some animals new baby young ones produced from female gamete without fertilization, this is called parthenogenesis, इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पार्थिनोजेनेसिस। फॉर एग्जांपल honeybee, lizard, turkey, rotifers, etc। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर जो नया बेबी है, जो नया ऑफस्प्रिंग है, वो फीमेल के गैमेट से विदाउट फर्टिलाइजेशन ही डेवलप हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। और स्टूडेंट अगर
कुछ ऐसे प्लांट्स भी है, ये तो हम लोगों ने एनिमल्स में पढ़ लिया, कुछ ऐसे प्लांट्स भी है जिनके अंदर जो फ्रूट्स है वो बिना फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है। तो इन सम प्लांट्स, ठीक है, इन सम प्लांट्स fruits are developed, जबकि फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है। फ्रूट्स आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो एनिमल के अंदर होता है स्टूडेंट तो उसको क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। और प्लांट के अंदर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा इवेंट था जिसका नाम था फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग स्टूडेंट इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा और सबसे लास्ट इवेंट है जो कि है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, जो कि क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट हम जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पोस्ट मतलब आफ्टर, और फर्टिलाइजेशन आप समझ रहे हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसे इवेंट्स स्टूडेंट जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द इवेंट्स, ठीक है, द इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, the events in sexual reproduction that occur after fertilization, the events in sexual reproduction that occur after fertilization is called post fertilization events, is called post fertilization event। ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल है स्टूडेंट एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस। और एम्ब्रायोजेनेसिस के बाद है स्टूडेंट, एम्ब्रायोजेनेसिस के बाद है पार्चुरेशन, पार्चुरेशन। ठीक है, एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब है स्टूडेंट कि जायगोट तो बन चुका है फर्टिलाइजेशन के अंदर, बट जायगोट इज अ सिंगल सेल। लेकिन जायगोट क्या है? सिंगल सेल। और जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। तो फिर वो जो जायगोट है उसके अंदर से जो जायगोट है वो डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करेगा, फिर उसके अंदर सेल का डिफरेंशिएशन होगा, और वो सेल डिफरेंशिएशन होकर के स्पेशल टिश्यू बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, और फिर उससे एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होगा, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। और पार्चुरेशन का मतलब क्या स्टूडेंट? जब वो ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से तैयार होगा और अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ है तो ऑर्गेनिज्म मदर, जो नया ऑर्गेनिज्म है वो मदर के यूटेरस में, तो वो डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा। और जब वो डिलीवरी होगा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट देखते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। क्या देखेंगे? एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है, तो एम्ब्रायोजेनेसिस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट इज called embryogenesis, is called embryogenesis। The formation of embryo from zygote is called embryogenesis। ठीक है, जायगोट से एम्ब्रायो बनने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? एम्ब्रायोजेनेसिस। और मैंने आपको क्या बोला कि इसके अंदर कितनी चीजें होती हैं? इसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है सेल का डिवीजन, और दूसरा होता है सेल का डिफरेंशिएशन। एक होता है सेल का डिवीजन और दूसरा क्या होता है? सेल का
डिफरेंशिएशन, क्योंकि जायगोट क्या है, सिंगल सेल है, और एम्ब्रायो क्या है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो जाहिर सी बात है कि सेल डिवाइड होगा और सेल डिवाइड होकर के मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा एम्ब्रायो, और फिर एम्ब्रायो में जो सेल्स हैं उनका मॉडिफिकेशन होगा, तब जाके स्पेशल टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और वो एक ऑर्गेनिज्म में चेंज होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले जो इन एम्ब्रायोजेनेसिस टू इवेंट्स occur या टू स्टेप occur। फर्स्ट वन इज सेल डिवीजन टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स in embryo, that is called cell division। और दूसरा क्या है, सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है, मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, क्योंकि आपका काम सिर्फ सेल का नंबर बढ़ाने से थोड़ी चलेगा, आपको उस सेल को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, तब तो वो एक टिश्यू का रूप लेगा, तब तो वो एक ऑर्गन का रूप लेगा, तब तो ये एक ऑर्गन सिस्टम का रूप लेगा, तब जाके ही तो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे कि अगर एक बालू का ढेर पड़ा हुआ है तो उसको समझो आप सेल है, और जब तक उस बालू के ढेर को या ईंट के ढेर को जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तब तक वो एक बिल्डिंग का रूप कैसे लेगा। तो ठीक यहाँ पर है कि सेल डिवाइड हो रहा है तो वो ईंट का बम्बारमेंट बनते जा रहा है, ईंट का ढेर लग रहा है, लेकिन आप उस ईंट को अरेंज करोगे तब तो एक घर बनेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप सेल को अरेंज करोगे तब तो फिर एक बॉडी का रूप लेगा। तो सेल डिफरेंशिएशन का मतलब यही है। सेल डिवीजन का मतलब है कि ईंट का ढेर लगा देना, मतलब सेल का ढेर लगा देना, और सेल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि सेल को ऑर्गेनाइज कर देना, सेल को सजा देना ताकि वो एक बॉडी का रूप ले ले। ठीक है, तो सेल डिफरेंशिएशन मींस मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स टू फॉर्म स्पेशल टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, मतलब सेल का मॉडिफिकेशन कर देना ताकि वो एक स्पेशल टिश्यू बना सके, ऑर्गन बना सके और ऑर्गेनिज्म बना सके। ठीक है, अब स्टूडेंट एम्ब्रायोजेनेसिस तो हो गया, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इसको हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं काफी डिटेल में, जो कि हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में करने वाले हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें दूसरा प्रोसेस है, अब ऑर्गेनिज्म तैयार हो चुका है फीमेल की बॉडी में। ठीक है, अब वो ऑर्गेनिज्म डिलीवरी के लिए तैयार है। ठीक है, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ था उसमें ये नहीं होगा, क्योंकि उनका जायगोट तो बाहर ही बन रहा है, उनका बेबी बाहर बन रहा है। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके अंदर बेबी का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है। तो फीमेल अब उस बच्चे को जन्म देगी, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन, जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन का दूसरा इवेंट है। ठीक है, द process of delivery of baby is called, ठीक है, डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ठीक है, बेबी को डिलीवरी करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है विविपेरस। लेकिन सभी ऑर्गेनिजम्स तो बेबी को जन्म नहीं देते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स अंडे देते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, ओविपेरस। ठीक है, तो अब ये पर्चुरेशन हो गया। ठीक, अब अगर हम बात करें जो इफ द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली गिव यंग वंस, डायरेक्टली गिव बर्थ यंग वंस। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं स्टूडेंट, आर कॉल्ड ओविपेरस। उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, ओविपेरस कहते, सॉरी, आर कॉल्ड विविपेरस। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है तो उसको इन विवो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन विवो। और अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो उसको बोलते हैं इन विट्रो। ठीक है,
तो वो भी आपको लिख लेना है नोट में, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म अगर डायरेक्टली बर्थ यंग वंस दे रहा है, यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, विविपेरस। एंड इफ ऑर्गेनिज्म ले एग, अगर ऑर्गेनिज्म एग दे रहा है, इफ ऑर्गेनिज्म लेस एग, देन इट इज कॉल्ड ओविपेरस। अगर अंडे दे रहा है कोई ऑर्गेनिज्म तो उसको क्या बोलेंगे, ओविपेरस। अब ये अंडा फर्टिलाइज्ड भी हो सकता है और अनफर्टिलाइज्ड भी हो सकता है। अगर फर्टिलाइज होगा तो उसमें से बेबी निकलेगा और अनफर्टिलाइज होगा तो बेबी नहीं निकलेगा। और स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से किसके संतान के जीने की संभावना ज्यादा होगी, तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट कि जो विविपेरस ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बच्चे की, उनके संतान की, उनके चाइल्ड की जीने की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि उसका डेवलपमेंट मदर की बॉडी के अंदर हुआ है तो वो सुरक्षित है, ठीक है। और ओविपेरस के ओविपेरस जो अंडे देंगे उनके बच्चे के जीने की संभावना कम होगी, क्योंकि इसका अंडा फीमेल की बॉडी के बाहर है तो उसको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। मोर वल्नरेबल टू प्रेडिएटर्स, ये प्रेडिएटर से ज्यादा सुरक्षित नहीं है, लेकिन ये प्रेडिएटर से ज्यादा सुरक्षित है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुर्गी का अंडा हम लोग ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हम लोग ही खा लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल तो इसका आप जान ही रहे हो, मैमल्स या फिर ह्यूमन, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप जान रहे हो, बर्ड्स भी अंडे देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बर्ड्स अंडे देते हैं फर्टिलाइज, और मछलियां देती है अंडा अनफर्टिलाइज। उसके बाद एम्फीबियंस हो गया स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल, और एम्फीबियंस के बाद एग्जांपल हो गया रेप्टाइल्स, ठीक है। बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स ये तीनों अंडे देते हैं, और जबकि ह्यूमन जो है या मैमल्स जो है वो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं, बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इवेंट्स थे, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं, जिन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या बोला, आप इसको भी नोट कर ही ले। मैंने बोला कि अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है तो उस तरह के फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन। और अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो। इफ फर्टिलाइजेशन occur inside the body of female, that is called in vivo fertilization. If fertilization occur outside the body of female, then it is called in vitro fertilization. अब स्टूडेंट हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो है वो प्लांट्स में भी देखते हैं। प्लांट्स के अंदर जब स्टूडेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है तो ओव्यूल उसका सीड में चेंज हो जाता है, एंथर डिजेनरेट हो जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिजेनरेट हो जाता है, ओवेरी फ्रूट में चेंज हो जाता है, ओवेरी का वॉल स्टूडेंट फ्रूट के वॉल में चेंज हो जाता है जिसको पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। ओव्यूल सीड में, ओवेरी फ्रूट में, और ओवेरी का वॉल पेरिकार्प में, ठीक है। जो इंटिगमेंट्स होते हैं वो सीड के कोट में चेंज हो जाते हैं, टेस्टा में और टिगमेंट में, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो समाप्त होता है, क्लास 12 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। थैंक यू।